प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। राधा स्वामी जी, आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज की ये एक विशेष प्रस्तुति, एक मेरा विनम्र निवेदन है जो राधा स्वामी व्यास डेरा के प्रमुख हैं महाराज जी, उनसे मेरा एक निवेदन है कि वह पिछले 60 वर्षों से जो पापी सत्संगी महिलाएं हैं जो जुल्म कर रही हैं, आप उनके प्रेजेंट कर्मों को रोकें। अक्सर महाराज जी के वीडियोस में, महाराज कृपाल सिंह जी के वीडियोस में, चरणजीत सिंह जी के वीडियोस में मैंने ऐसा सुना है। हालांकि मैं तो गुरसिख परिवार से थी और मेरी शादी एक राधा स्वामी परिवार में हो गई। प्रोफेसर PS पनेसर जो रुड़की यूनिवर्सिटी में, यहाँ आप देख सकते हैं, ये रुड़की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जो कि अभी IIT रुड़की है। तो उनके बेटे PhD थे, मैं भी PhD थी, तो मेरे पापा साथ में हैं, तो उन्होंने ये मैच जो है बुजुर्गों ने फिक्स किया था। तो यहाँ 8 तारीख है, 8 अगस्त 93 को ये रुड़की की फैमिली, प्रोफेसर पनेसर हमारे घर आते हैं और मुझे देखते हैं और फिर अप्रूव करते हैं कि भाई हमारे लिए शी इज़ ए डायमंड, शी इज़ ए जेम, और हम इसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद में फिर से 8 दिन बाद, अगले ही हफ्ते 15 अगस्त को मेरे पेरेंट्स जो हैं जाते हैं, रुड़की यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर वहाँ पे प्रोफेसर पनेसर के साथ मिलकर के, ये आप देख सकते हैं फोटो, दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को के मिठाई खिलाते हुए, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए, और जो है इस प्रकार से जो है वो कमलजीत सिंह के साथ में मेरी सगाई जो है फिक्स होती है। उसके बाद में ये परिवार हमारे घर आता है, तो ये मेहंदी की सेरेमनी होती है 19 सितंबर को आप देख सकते हैं ये मेरी मदर इन लॉ ने। और उसके बाद में जो है ये देख सकते हैं आप, मेरे हैंडीकैप देवर हैं जसपाल सिंह पनेसर, और ये भी आते हैं। और ये 2 महिलाएं हैं। तो महाराज जी, मैं आपके नोटिस में ये लाना चाहती हूँ, ये जो महिला जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग, ये प्रेम भोगल हैं जो कि प्रोफेसर पनेसर से शादी हुई और वो मिसेस पनेसर बनी। प्रेम भोगल महाराज जी आपके ही जो आश्रम में रहते थे, स्वर्ण सिंह जी, ये उनकी बेटी है जो कि गोला गोकलनाथ, जो कि लखनऊ से आगे लखीमपुर खीरी के पास में है। तो महाराज जी बात ऐसी है कि ये जो हैं, पिछले 60-62 सालों से इन्होंने पूरे परिवार के ऊपर इतने जुल्म ढाए हैं प्रेम भोगल उर्फ प्रेम पनेसर जी ने, कि हर एक रिश्ते को इन्होंने जो है धोखा दिया है और उसे अपने पैरों के तले रखा है। उसमें उनके अपने सगे माता पिता भी रहे। वह उन्होंने क्यों किया? सिर्फ द्वेषवश। वो कितनी द्वेषी हैं, कितनी उनमें जलन है, कितनी उनमें बदला लेने की भावना है और कितना लोगों को दबाने की उनकी भावना है, ये कैसे कैसे उन्होंने क्राइम की, ये कुछ यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। और अब ये अंत हो चुका है, मैं सहते सहते थक चुकी हूँ। तो महाराज जी यहाँ पे 26 साल मेरी शादी के भी हो गए, अब ये सारे जुल्म मेरे खिलाफ आए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे रिश्तेदारों को निचोड़ चुकी। इनकी एक छल और बल चला करके ये हर रिश्तेदार की इन्होंने प्रॉपर्टी संपत्ति को हथियाया और उसे फिर अपने कदमों पे डाल करके और जैसे चाहे उसको ट्रीट करती है। यह इनका मेरे पर नहीं चला, तो उसी वजह से इन्होंने आगे अपनी बेटी को इसी लाइन में लगा दिया। अब इनकी बेटी भी इनके कदमों पर ही चल रही है। ये इनकी बेटी है हरितपाल, इसकी दिल्ली में राधा स्वामी परिवार में शादी हुई है और फिर इसने जो है अपने राधा स्वामी ससुराल थी उनको मेरे खिलाफ जो है भड़काना शुरू किया और मेरी संपत्ति जो कि चंडीगढ़ में एक फ्लैट है सेक्टर 55 में, उसको हथियाने के लिए इस लड़की ने अपने ससुराल वालों को भी यूज किया। तो यहाँ मैं पहले प्रेम पनेसर जी की बात बता दूं, जो प्रेम भोगल थी उस समय, और ये सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में एक बच्चे की माताजी बनती है। अब उसके पीछे क्या दुख रहा, क्या सुख रहा, मुझे नहीं मालूम, वह इनकी गलती थी या, लेकिन यह उसके लिए जिम्मेदार अपनी भाभी को बोलती है जो कि आपके आश्रम में रहते हैं, जो कि दर्शन सिंह भोगल जी, इनके भाई और उनकी पत्नी स्वरूप कौर, जो कि C17 नाम का जो फ्लैट है वहां पर रहते हैं। हम 1995 में उनके दर्शन हमने वहां पर किए थे, हम आश्रम में आके आए थे। तो उस समय हमने उनसे भी पूरी जो है बात करी थी परेशानियों की,
एज ए बुजुर्ग ऑफ द फैमिली, क्योंकि 1994 में पूरा वर्ष जो ये बुजुर्ग हैं, जो मामा जी और मामी जी हैं, ये मेरी शादी के बाद वहीं पर ये पूरा समय थी। 1994 में जो है आ गए थे, मेरे हस्बैंड की जनवरी में जो कन्वोकेशन थी उससे पहले आ गए थे रुड़की में, और सारा टाइम 1994 मई में 1 महीने के लिए गए थे ये, जून महीने के लिए, और जुलाई में दोबारा आ गए थे, और पूरा टाइम रुड़की यूनिवर्सिटी के अंदर 94 विज्ञान कुंज में रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राखी का त्योहार है, तो वो वहीं पर थे मामा जी जो हैं कृष्ण दर्शन सिंह भोगल, जो कि आपके यहाँ रहते थे, सेवा करते थे। और ये मामी जी हैं, आप देख सकते हैं मामी जी भी हैं, मामी जी के साथ में मैं हूँ, प्यार दुलार करते हुए मामी जी। और ये मामा जी आप देख सकते हैं, मामा जी का बर्थडे मनाया गया है, तब भी मामा जी वहीं थे। तो इस प्रकार से पूरा ही वर्ष जो है 1994 में, क्योंकि ये बुजुर्ग वहाँ थे, मैंने उनकी सेवा करी प्यार से। ये देख सकते हैं आप कन्वोकेशन का टाइम, यहाँ पर ये प्रोफेसर फनेसर और ये यहाँ पे साथ में इनके ये दर्शन सिंह भोगल बैठे हुए हैं। कमलजीत सिंह की कन्वोकेशन के टाइम का है, रुड़की यूनिवर्सिटी का है। तो जनवरी में आ गए थे, तो तब से पूरा साल ऑलमोस्ट ये जो है वहीं पर थे। तो मैं इन बुजुर्गों के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा, प्यार था। ये आप मेरी और मेरी सास की फोटो देखी, रसोई में काम करते हुए सास बहू का प्यार। और ये देख सकते हैं आप जसपाल सिंह को मैं राखी बांध रही हूँ, मेरी शादी के बाद राखी आई तो मैंने उनको राखी बांधी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा पूरे ही परिवार से बहुत सुंदर जो मैंने निभाया, बहुत ही सुंदरता से, और बहुत प्यार करते थे ये बुजुर्ग मुझे। तो हम 95 में इनके पास गए और हमने जाकर के उनको बताई अपनी परेशानी कि इस तरह से हमें बहुत परेशान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स ले लो। तो वो बुजुर्ग भी बेचारे परेशान हुए, और उसके बाद में उन्होंने प्रेम फनेसर जी को थोड़ा कुछ बोला होगा कि तुम क्या कर रही हो। तो जब हम वापस आते हैं तो रुड़की जाते हैं, तो जो है पूरा परिवार जो है हमारे खिलाफ हो जाता है कि तुम वहाँ क्यों गए थे। हमने कहा बुजुर्ग हैं, मिलने गए थे, आश्रम गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं आश्रम दिखाने ले गया था अपनी बीवी को, मामा मामी जी से मिलने गए थे हम। और हम आए भी जो है, ये जसपाल सिंह जो भाई है मेरा, हैंडीकैप जो देवर, इसके लिए हम जो है जलंधर गए थे, इसके लिए व्हीकल लेने के लिए। तो इसने कहा कि मुझे हैंडीकैप का व्हीकल चाहिए 3 पहिए का। तो हम वो खोजते खोजते स्कूटर पर हम पति पत्नी गए थे, और उसके बाद इन्होंने कहा जब यहाँ तक आ गए तो चलो मैं तुम्हें व्यास घुमा। तो हम आके आए थे दर्शन। तो ये जो प्रेम भोगल जी हैं, ये 17 साल की उम्र में जो है एक पुत्र की माँ बन चुकी थी। तो उसके बाद में इनके पिताजी ने, जो कि स्वर्ण सिंह जी, उन्होंने जो है इनको बनारस में वसंता कॉलेज में बीए पढ़ने के लिए डाला था। उसके बाद में ये बीए करके आती हैं, और उसके बाद तब तक प्रोफेसर फनेसर की शादी हो चुकी हो। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रोफेसर फनेसर, जो कि जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे वो भी, और यंग थे, और जो है 4-5 साल प्रेम भोगल से बड़े थे, और प्रेम भोगल उनका आपस में अफेयर हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इस प्रकार से अब जब वापस वो बीए करके आती हैं, तो तब तक जब मामी जी जाकर के पता लगाती हैं, तो तब तक मेरे फादर इन लॉ की मैरिज हो चुकी थी, और जो उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, और उससे मेरे जो हस्बैंड है कमलजीत सिंह वो पैदा हुए। तो ऐसा रहा, तब उनको पता चलता है कि जो इस तरह से अमृतसर जाती हैं इनकी मामी जी, और कमलजीत सिंह के फूफा करण सिंह लल से बात करती हैं कि तुम अपने साले से उसकी शादी करा दो, क्योंकि ये बच्चा उसी का है। तो वो कहते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चा होने वाला है। तो उसके बाद में दुर्भाग्यवश कमलजीत सिंह की माता जो है वो कुछ ही समय के बाद बच्चे को जन्म देके गुजर जाती है। तो उसके बाद में जो है इनकी शादी, प्रेम भोगल की शादी जो है प्रोफेसर फनेसर मेरे फादर इन लॉ से हो जाती है, जो कि उस टाइम जो है दिल्ली में श्री राम कॉलेज में जॉब करते थे, और मेरे दादा ससुर जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अब है वह ITI था, वहां पर जॉब करते थे। तो इस प्रकार से इनकी दोबारा शादी होती है प्रेम भोगल जी की। लेकिन प्रेम भोगल जी कहती हैं साहब कि मैं कमलजीत सिंह को अपने पास नहीं रखूंगी, मैं उसे माँ का प्यार नहीं दूंगी। तो वह अपने दादा दादी के पास ही, महेंद्र सिंह जी के और दलजीत कौर जी के पास, दिल्ली में ही बचपन उनका बीतता है, वो वहीं पर उनकी स्कूलिंग। तो कभी कभार जो है 4-6 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए अपने साथ ले जाती थी। उसके बाद में मेरे फादर इन लॉ जो है राउरकेला में भी रहे, IIT खड़गपुर में भी रहे। तो ज्यादातर समय विक्रमजीत सिंह भोगल को ही मेरी मदर इन लॉ ने अपने पास रखा। उसके बाद में खैर फिर रुड़की में रख करके उनको 11वीं और 12वीं कराया गया। लेकिन ये जो समय रहा, हालांकि विक्रमजीत सिंह भोगल जो है वो उम्र में कमलजीत सिंह से बड़े हैं, लेकिन
जिस तरह से उनकी जो पढ़ाई बीच बीच में छूटती रही, कभी वो गोला में रहे और कभी जो प्रेम भोगल के साथ में रहे, ये आप देख सकते हैं विक्रमजीत सिंह भोगल। तो ये अभी जो है व्यास आश्रम में ही रहते हैं। तो इनकी उम्र जो है, इनकी पढ़ाई कुछ छूट गई। तो जब कमलजीत सिंह 12वीं कर लेते हैं और दिल्ली जाते हैं बीएससी करने के लिए, तो उस टाइम ये वहाँ पे 11वीं करने के लिए आते हैं रुड़की में, और 11वीं 12वीं रुड़की से करते हैं। उसके बाद में लखनऊ जाते हैं बीए करने के लिए, लेकिन वहाँ इनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती और ये वापस गोला चले जाते हैं पढ़ाई को छोड़। फिर गोला में जाकर के वहाँ से फिर ये बीए करते हैं। इन द मीन टाइम काफ़ी उम्र हो जाती है, तो फिर जो वहीं पर एक लोकल लड़की, अच्छी लड़की थी अंजू भोगल, उनसे जो है, अंजू से जो है इनकी, अंजू सैबी जो है, उनसे जो है इनकी सगाई होती है और शादी होती है। लेकिन विक्रमजीत सिंह कुछ नहीं करते। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करती हैं ये, अब इनके मन में इतनी द्वेष बैर है कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रेम भोगल से कि इनकी भाभी जो है वह बहुत प्यार से अपने सास ससुर के साथ रह रही है। तो ये अपने माता पिता को अपने पास उनकी बुलाती हैं और बुला करके उनकी कैटरेक्ट आईज वगैरह के ऑपरेशन करवाती हैं, और उस समय में ये उनसे धोखे से प्रॉपर्टी जो है लिखा पढ़ी कर लेती हैं, अपने कब्जे में कर लेती हैं। अब जब दर्शन सिंह भोगल जी को पता लगता है, जो कि इनके भाई थे, और उनकी पत्नी स्वरूप जी को पता चलता है, तो वो बहुत दुखी होते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो वह डिसाइड करते हैं कि वो राधा स्वामी आश्रम में जो है मकान लेंगे, और वह मकान लेते हैं कुछ पैसे देकर के। वहां पर उन्होंने वो मकान लिया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम वहां रहेंगे, और इस प्रकार से कि अपनी पत्नी के साथ में राधा स्वामी आश्रम, व्यास के आश्रम में आ जाते हैं रहने के लिए, और सेवा ले लेते हैं और वहीं रहते हैं। और साथ में ही जो पत्नी है, उनके जो भाई जो है गुजर गए थे, तो उनकी भाभी की जो एक लड़की थी, उसको भी, सरबजीत को भी वो अपने साथ ले आते हैं, और वो जो है वहां से उसको पढ़ाते हैं। व्यास से वो किसी पास के जगह पे शहर में डेली जाया करती थी पढ़ने के लिए, तो वो उसको भी पढ़ाते हैं, क्योंकि अब उसके पिता नहीं है, तो वह उसको अपनी जिम्मेदारी के तौर पे पढ़ाते हैं। और 2 लड़कियां और थी उनके साले की, तो उनकी शादी वो कर देती है। तो यह हो जाता है। लेकिन अब वो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो चुके हैं, तो अब वह बुजुर्ग गोला में जाके नहीं रहना चाहते, जो कि उनकी इतनी ज्यादा जमीन थी, गन्ने की खेती होती थी और शुगर मिल में ही वह नौकरी करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, नौकरी करते थे। वहां से वो रिटायर्ड हुए थे, लेकिन अब वो वहां गोला में नहीं रहना चाहते हैं, तो इसलिए वह आपके आश्रम में सेवा लेकर के रहते हैं। इसके बाद में दर्शन सिंह भोगल अभी वहीं पर हैं, वह उनका जॉब लग जाता है, वह भी गोला में ही शुगर मिल में नौकरी कर रही हैं। लेकिन अब वो भी रिटायर्ड हो जाते हैं। जब वे रिटायर्ड होते हैं, तो उनको ग्रेच्युटी और फंड उस समय में कहा जाता है कि 5 लाख रुपए के करीब मिला था। अब फिर से प्रेम भोगल जी पता नहीं क्या करती हैं, और वह छल बल से सारा पैसा उनसे भी वह छीन लेती है। उसका नतीजा ये होता है कि वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। महाराज जी, सोचने की बात है कि 1994 में पूरा वर्ष जो है दर्शन सिंह भोगल अपनी पत्नी के साथ में रुड़की में क्यों रहते हैं। कोई बड़ा भाई, कोई भी भाई, बड़ा हो या छोटा हो, बहन के घर पूरे साल पड़ा रहे, क्यों, किस लिए? क्योंकि वह बीमार है। और आपके यहाँ से जो उनकी सेवा के पैसे थे, मामी जी के और मामा जी के, दोनों के ही, सूरज जी, इंद्र जी के कौर के भी और दर्शन सिंह भोगल जी के भी, वह जाया करते थे सेवा के पैसे, और वह जो है रुड़की में कैश होते थे। और प्रेम भोगल जो है मामी जी के नकली सिग्नेचर करके बैंक से उन पैसों को निकलवा कर लाती थी, और बहुत ही प्राउडली और खुशी खुशी बताया करती थी कि देखो मैंने मामी जी के साइन किए और मैं जो हूँ खुद ही जाकर के पैसे उनके लिए। तो अब उनके पास भी कुछ नहीं है, जो उनका रिटायरमेंट का था थोड़ा बहुत, वह भी इन्होंने छल बल से खींच लिया। अब वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। तो उनको फिर देहरादून में रख करके उनका जो है दर्शन सिंह जी का ट्रीटमेंट कराया जाता है। अपने आप को दुनिया के सामने बड़ा दिखाती है प्रेम पनेसर, दुनिया में सोशली, कि देखो मैंने अपने माता पिता को भी यहाँ रख के सेवा करी, मैंने अपने जो है भाई को भी जो है मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रही हूँ देहरादून में। और लोगों को, समाज को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि माता पिता के बेटा है लेकिन वो बेटे के पास साथ में जाके नहीं रहते, और यहाँ आकर के ऑपरेशन करवाते हैं। लखनऊ जो कि लखीमपुर खीरी से बहुत पास में है, बहुत बड़ी जगह है। व्यास अपने आप में जहाँ पे कि माना जाना हॉस्पिटल है। अमृतसर जहाँ पे कि स्वरूप इंदर जी की बहन रहा करती थी, वहां वो ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं, वो रुड़की में आते हैं। और उसके बाद में जो है
दर्शन सिंह भोगल जी भी जो है वो इलाज के लिए रुड़की में आते हैं। और उसके बाद फिर 1994 में जब उनके बैक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वह फिर से जो है सारा साल जो है वहां पर आते हैं। वहीं पर उनका जो है ट्रीटमेंट चलता है। वहां के एक रुड़की के जो है एस.के. गुप्ता नाम के हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि गोला के ही दामाद भी हैं, उनसे उनका ट्रीटमेंट चलता है और वो पूरा साल रुड़की में ही रहते हैं। इन द मेन टाइम प्रोफेसर पनेसर रिटायर्ड भी हो जाते हैं। तो महाराज जी इस प्रकार से इन्होंने अपने हर रिश्तेदार को प्रताड़ित किया, सबकी प्रॉपर्टी का गबन किया, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का गबन किया, अपने मामी जो थी, मामा जी की जो इनकी मामी थी, मामा मामी थे, उनकी भी सारी प्रॉपर्टी का गबन किया। और उनकी 3 बेटियां हैं, उनका मलाल यही है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल गई, सब जो है प्रेम दीदी ने ले ली। उन तीनों लड़कियों की जो प्रॉपर्टी थी, जो कि इनके मामा जी की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं था, उसको भी ये मलक लेती। फिर अपने भाई की प्रॉपर्टी को छलबल से मलक लेती। उसके बाद फिर ये मेरे पीछे, जब इन्हें शादी के बाद पता चलता है कि मेरा चंडीगढ़ में एक फ्लैट है, तो उसके पीछे माँ बेटी दोनों पड़ जाती हैं कि बेटी कहती है कि माँ का नाम डाल दो और माँ कहती है कि बेटी का नाम डाल दो। तो पहले तो काम मेरे ऊपर लाद दिया। अब मामा मामी जी का मेरे से प्यार था, मैं उनको खाना भोजन देती थी, प्यार सत्कार करती थी, पूरे परिवार का मैं भोजन बनाती थी, 12-14 लोगों का। आके आश्रम से 3-3 महिलाएं भी आती थी, 3-3 4-4 जब देखो महिलाएं आती थी मामा जी का हाल पूछने के लिए। वे भी यही कहती थी, बहू बहुत संस्कारी है, बहू। मैं सुबह उठ करके सबके चरण छुआ करती थी, सब यही कहते थे महाराज जी भला करें, महाराज जी भला करें। तो मैंने एक दिन पूछा अपने हस्बैंड से कि यह महाराज जी कौन है, किनकी बात होती है। मैं जब भी सुबह उठ करके मामा मामी जी के चरण छूती हूँ, कहते महाराज जी भला करें, बड़ी अच्छी बहू, बड़ी अच्छी बहू। तो मैं उन्हें उनकी इतनी सेवा करी। अब इनको इससे भी परेशानी थी कि जो है इनका मोहब्बत प्यार है सब, तो उनको जो ननद है वो कहती है शी इज बिकमिंग डार्लिंग ऑफ द फैमिली, सो बेटर यू गेट हर डाइवोर्स, शी इज टू टैलेंटेड, आई कैन नॉट कंट्रोल हर, सो बेटर यू गेट हर डाइवोर्स्ड। अब महाराज जी बताइए ये कैसी बहन है और भाई से लड़ती है कि तू तो बहुत लकी है, तुझे तो बहुत लविंग केयरिंग पार्टनर मिल गया है, तुझे तो बहुत टैलेंटेड भी मिल गई है। महाराज जी इस तरह से कौन बोलता है? ये द्वेष ही तो है, ईर्ष्या ही तो है। और ये किसके संरक्षण में हो रहा है? माँ के संरक्षण में, क्योंकि माँ ने जो है बेटी को उस लाइन में सिखाया है, दबंगाई सिखाई है, कंट्रोल एवरीवन। उसे मुझे क्यों कंट्रोल करना है? अब महाराज जी जितने भी कैसेट्स हैं उसमें यही कहा गया है, कृपाल सिंह जी के हों, दर्शन सिंह जी के हों, मैंने उनको सुना। घर में मारे मारे फिरते थे, कोई सुनता नहीं था, तो मैंने उनको सुना ये क्या कैसेट है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आपके घर में तो कोई सुनता ही नहीं है, इनको लगाता ही नहीं है, तो उसमें आप बात करते हैं, कहते हैं कि जो गुरु होता है वह संचित कर्मों को काट देता है, वह जो है प्रारब्ध कर्मों को काट देता है। महाराज मेरी आपसे वंदना है कि आप इनके प्रेजेंट कर्मों को रोकें, जो पिछले 60 सालों से प्रेम पनेसर ने सारे रिश्तेदारों के साथ किया। कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है, मेरे दादा ससुर की तरफ से और उनकी पत्नी की तरफ से और उनके अपने दर्शन सिंह जी भोगल के परिवार की तरफ से, कोई भी परिवार की तरफ से ऐसा सदस्य नहीं है जो प्रेम भोगल की तारीफ करे या जिससे इन्होंने निभाया हो। इन्होंने किसी से नहीं निभाया, इन्होंने सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि प्रोफेसर पनेसर रुड़की में आके प्रोफेसर हो गए, तो उसको एंजॉय किया। तो इस प्रकार से अब इनकी वही जो है अभी तक वही बनी हुई है और जिद है कि मेरा डाइवोर्स करवाना है। और 1994 में ही ये कह देती हैं कि कमलजीत सिंह का तो तलाक नहीं हो सकता, डाइवोर्स नहीं हो सकता, लेकिन विक्रमजीत सिंह भोगल का जो है वह 3 बेटियों के बाद उसका डाइवोर्स हो जाएगा। महाराज जी मैं जानना चाहती हूँ कि यह कैसे कहा, प्रेम भोगल जी ने यह बात कैसे कही? उस टाइम विक्रमजीत सिंह भोगल की सिर्फ एक बच्ची थी, रूही। ये कैसे उन्होंने कहा कि 3 बेटियों के बाद तलाक हो जाएगा? ये मुझे बहुत शॉकिंग था। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि ये क्या बात हुई माँ बेटी के बीच में, कि मेरा तो सेपरेशन हो जाएगा, तो मेरा सेपरेशन करवा देंगे और उसकी पत्नी का डाइवोर्स करवा देंगे 3 बेटियों के बाद। ये क्या है? महाराज जी ये है प्रेम पर भोगल की लाल किताब का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी लाल किताब का ज्ञान, जिसके आधार पे उन्होंने पूरा खेला जो है रचा रखा है और प्रताड़ित करती हैं। और फिर ये कहती हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध कम है, दूसरे आदमी के प्रारब्ध कम है, उसको तो धोखा सहना ही है, ये उसके प्रारब्ध है धोखा सहना। तो क्या महाराज जी इनको अधिकार मिल गया
कि ये प्रेजेंट में ऐसे कर्म कर करके जो है दूसरों को सताएंगी? यह तो इनके प्रेजेंट कर्म है ना महाराज जी। तो आप प्लीज 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 इनको रोकिए, अति हो गई। वो सभी पितृ जहां जहां बैठे हैं वो सब दुखी हैं। ये सिर्फ मेरे अधिकारों की बात नहीं है, कमलजीत सिंह के अधिकारों की बात नहीं है, प्रोफेसर पनेसर के पोते के अधिकारों की बात नहीं है, हमारे बच्चे के अधिकारों की बात नहीं है महाराज जी, ये उन सभी पितरों के अधिकारों की भी बात है। अब देखिए महाराज जी, ये लड़की को देखिए, ये कितनी आगे जो है ये शादी करती है, खुद अच्छे अच्छे रिश्तों को ये लड़की ठुकरा देती है। मामी जी एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताती है लखनऊ से, राधा स्वामी परिवार का आर्किटेक्ट लड़का था, वहां ये शादी करने को तैयार नहीं। और बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इसने किसी से शादी नहीं करी, कोई ना कोई कमी। और फिर मामी जी से इसने खूब लड़ाई भी करी कि क्या बदतमीजी, आप मेरे से ऐसे कैसे कह सकते हो। क्या कहा था उन बुजुर्गों ने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अरे भाई विक्रम की भी घर बस गया, कमलजीत का भी घर बस गया, अब तू भी शादी करा ले, तू भी घर बसा ले, इतना ही तो बोला था। तो उनसे बदतमीजी करने का क्या मतलब था? और ये प्रोफेसर पनेसर को भी इसने, मेरे ससुर जी को, डैडी को कभी भी सम्मान नहीं दिया। वह कलपते रहते थे, वे मुझसे बोलते थे कि तुम इनको समझाओ बेटे। काको, मुझे काको बोला करते थे, कहते थे काको तू इनको समझा माँ बेटी को। मेरा कहना तो ये मानती नहीं, इनको कोई लड़का पसंद आता नहीं। तो मैंने कहा डैडी मैं क्या कह सकती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो आपको मान नहीं देती, बड़े भाई को विक्रम को मान नहीं देती, चाहे कजिन ब्रदर है लेकिन है तो भाई, उसको मान नहीं देती, मामी जी को मान नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। डैडी को मान नहीं, मैं इसे क्या समझाऊं जो इतनी बदतमीज है। और मेरे को तो वैसे ही वो कह रही है कि इसका डाइवोर्स करा दो, आई कैन नॉट कंट्रोल हर, शी इज गुड एट एवरीथिंग, शी इज वेरी टैलेंटेड। तो मैं बताइए मैं क्या इसको समझाती। तो महाराज जी 1997 में ये शादी करती है एक गे से, राधा स्वामी परिवार में, जिन्होंने कि पहले ही कहा था एडवर्टीजमेंट में, गर्ल शुड नॉट बी विलिंग टू हैव अ बेबी। ये खुशी खुशी वहां शादी करके जाती है बड़ी प्राउडली, और जाते ही अपने नाम के आगे हरितपाल मेहता लिख लेती। वो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई चलो कुक खाना बनाते थे, तो आप जो है ये बहू आ गई तो बहू खाना बनाती। ये उन बुजुर्गों की सेवा नहीं करती। जाते ही इसने उन बुजुर्गों के ऊपर भी एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कुक ही बनाएगा, मैं क्या नौकरानी हूं। अब बताइए, इसी परिवार की बहू मैं 12-12, 14-14 लोगों का खाना बनाती रही, जहां ये खाना खाती रही। और लेकिन ये अपने ससुराल में अपने माता, सास ससुर, सिर्फ सास ससुर एच.एस. मेहता जी और उनकी वाइफ, उनके लिए ये भोजन नहीं बना पाई महाराज जी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दमंग एटीट्यूड है इसका। उसके बाद में अब इसको परेशानी है, हमारा बेटा होता है 1997 में, और तब इसको परेशानी होती है कि ये तो बेबी हो गया इसका, और इसकी प्लानिंग थी, माँ बेटी की प्लानिंग थी कि लड़का गे है, इसलिए हम 4-5 साल के बाद हंगामा मचाएंगे कि लड़के में कमी है, बच्चा नहीं हुआ, और अच्छा पैसा लेकर के वापस आ जाएंगे। ऐसा इनकी प्लानिंग थी माँ बेटी की। यहाँ पर ये इसकी पत्री, जन्म पत्री भी मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि लगन में शनि है, इसकी शादी के 2 शादियों के योग हैं जन्म पत्री के हिसाब से। ये प्रिंट भोगल जी ने ही मेरे को एक बार बाई चांस दे दी। अब मुझे नहीं पता ये गलती से दी, जानबूझ कर दी, मुझ तक ये मैसेज देने के लिए दी कि 2 शादियां होंगी। और इसके बाद में वह जो है हमारा बेबी हो जाता है 1997 में, 15 जून 1997 में ये शादी होकर के जाती है। और उसके बाद नवंबर में हमारा बेबी होता है। उसके बाद से इसे जो है पता नहीं क्या दौरे पड़ने लगते हैं कि अरे भाई अब तो जो है, और मेरे जो डैडी थे, ससुर जी थे, बड़े खुश हो गए कि भाई मेरा रिप्रेजेंटेटिव आ गया, मेरा रिप्रेजेंटेटिव आ गया। जैसे दादा होते कि पोता आ गया तो बड़े खुश हो गए। अब इन माँ बेटी को बहुत जलन मची कि ये क्या हुआ। तो इसने जो है कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। और मैं वो सारी ही बातें जो है पहले की वीडियोस में डिस्क्लोज कर चुकी हूँ। यह वंदना मुझे सिर्फ आप तक पहुंचानी है, इनके कर्म को, कुकर्मों को बताने के लिए, और कंटिन्यूअसली इनका चल रहा है। और सबसे बड़ी बात महाराज जी, इसके बोल देखिए ये क्या बोलती है। फिर ये एक आईएएस से मिलकर के एक नाजायज बच्चा पैदा करती है, इशरत उसका नाम रखती है, और इसके इन-लॉज उसके लिए अपोज करते हैं कि हमें बेबी नहीं चाहिए। लेकिन ये जबरदस्ती करती है और उनसे लालच दिखा देती है उनको कि मेरे डैडी ने मेरे होने वाले बच्चे को चंडीगढ़ में एक फ्लैट है वो देंगे। अब वो बेचारे उनको प्रोवोक कर देती है
कि वो मेरे अगेंस्ट हो जाए और उस मकान को छीनने के वो हथकंडे अपनाने लगते हैं। वो सारे मैंने पहले की वीडियोस में बता दिए हैं कि किस तरह से करण मेहता ने फोन कर करके, इसके हस्बैंड ने फोन कर करके मेरा मीटर कटवाया और मेरे साथ क्या क्या जुल्म उठाए, सब मैं पहले की वीडियोस में डाल चुकी हूँ। उसके बाद में सबसे बड़ी बात 2002 में जब वो बेबी हो जाता है तो उसके बाद में बहुत ज्यादा झगड़ा फैलता है। तो मेरे डैडी फादर इन लॉ प्रोफेसर फर्नीचर कहते हैं कि तुम बहन के घर जाओ वसंत कुंज और जाकर के देखो उसके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो हमें जिम्मेदारी दे दी जाती है और हम बड़े भाई बहन भाभी की हैसियत से हम वहां जाते हैं। जब हम जाते हैं तो हमें जाते ही ये बैठी खाना खा रही थी डाइनिंग टेबल पे पराठे अपने ससुर के साथ, और इसने जो है आकर के ही हम पर अटैक कर दिया कि तू मेरा भाई नहीं, तू मेरे लिए मर गया, तूने इसको नहीं छोड़ा, तूने इसको नहीं छोड़ा, ऐसे करके ही हम पे अटैक कर देती। और वो जो है बेचारे कहते हैं बबली जी हमें बात करने दो, लेकिन ये बात करने नहीं देती। और उसके बाद में देखिए फिर इतनी बड़ी बात बोल देती है कि तेरी बीवी तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, पता नहीं किसका गंद उठा लाई है। महाराज जी ये इसके तुच्छ शब्द मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी फोटो। बाई चांस ये कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें देख करके ही पता चल रहा है कि मैं फुल टाइम ये उस लास्ट हफ्ते की है जब बेबी होने वाला था। ये देखिए, और वो किस हिम्मत से कह देती है महाराज जी ये आपके लिए सबूतों को मैं पेश कर रही हूँ। फिर हॉस्पिटल में सिजेरियन होता है, बेबी होता है, यह भी मैं दे रही हूँ। और रात में ये इस हॉस्पिटल में फोन करके 2:30 बजे पूछती है डॉक्टर से कि क्या वहां पर कोई इस तरह से कमलजीत सिंह का बेटा पैदा हुआ है। महाराज जी देखिए ये कितनी अबनॉर्मल महिला है, किस लिए ये सब खतरा कर रही है। क्या दुनिया के भतीजे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, इसको क्या जलन है? क्योंकि माँ बेटी को जलन है, क्योंकि जो बेटी है वो कमलजीत सिंह की सगी बहन नहीं है, इसलिए। और प्रेम भोगल जी जैसे सारे परिवार कुंडवे की जो है प्रॉपर्टी अपने बस में करके बैठी हैं, और उसी प्रकार से विक्रमजीत सिंह का भी बुरा हाल था। बेचारे जो है हर चीज, बिस्किट, नमकीन, पेपर हैंकी, एल्युमिनियम फॉइल, सब कुछ जो है बेचारे रुड़की से ले लेकर के जाते थे। मैंने शादी के बाद देखा 25-25 जो है ग्लूकोज डी के जो है छोटे वाले, जो बड़े वाले पैकेट होते थे उस टाइम ₹1.25 का हो गया था, वो लेकर के जाते थे। समय समय पर जब आते हर 2-3 महीने के बाद में लेकर के जाते थे। और काफी समय विक्रमजीत सिंह भोगल अपनी पत्नी अंजू के साथ वो भी वहीं पर रहे। और वहां भी द्वेष देखिए महाराज जी कि 3 अक्टूबर को जो विक्रमजीत सिंह भोगल की बेटी है उसका बर्थडे आता है, तो उस बर्थडे में मामा मामी जी दर्शन सिंह भोगल और स्वरूप जी एक बार्बी डॉल कहते हैं विक्रमजीत सिंह को कि तुम बार्बी डॉल ले आओ गुड़िया की। वो ले आते हैं, वो पैसे देते हैं ₹100 और बार्बी डॉल आ जाती है। उसके बाद विक्रमजीत सिंह ने हंसते हंसते कह दिया कि अरे भाई एक दादा दादी ने बार्बी डॉल दे दी, दूसरी ने कुछ नहीं दिया, दूसरे दादा दादी ने कुछ नहीं दिया, मतलब कि मेरी सास ने। तो देखिए इतना पड़ जाती है, रात को 9 बजे ऑलमोस्ट जो है मार्केट बंद होने का था, उसी टाइम ये जाती हैं सिविल लाइंस और फिर वैसी ही एक और बार्बी डॉल लेकर के आ जाती है। बताइए गुरुजी ऐसा कोई जेलसी, द्वेष, भय करता है? अरे भाई कोई भी खिलौने ले आइए, अगर आपका ईगो है तो आप 10 खिलौने ला करके उसको दे दीजिए, लेकिन बार्बी डॉल ही क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दिन से विक्रमजीत सिंह भोगल की दूसरी बेटी की प्लानिंग कर ली कि अब 3 साल की ये हो गई, अब हम दूसरा बेबी करवाएंगे। और जो कि उन्होंने 95 में करवा भी दिया। 1995 में जो है उसकी जो है दूसरी बेबी हो जाती है। 96 में, जून 96 में जो है उसकी दूसरी बेबी पैदा होता है, वो भी लड़की होती है। तो उसके बाद में फिर परेशानी है, फिर ये जाते नहीं है, फिर प्रॉब्लम होती है, और हर चीज के लिए जिम्मेदार मैं हूं। उन्होंने झूठ ही बोल दिया विक्रमजीत सिंह भोगल को कि कमलजीत की बीवी प्रेग्नेंट है, तू भी बेबी प्लान कर ले, हम दोनों के बेटे होंगे, हम दोनों को बराबर का हक देंगे। अरे बेटों को क्या हक दोगी? पहले बेटों का तो दे दो, बेटों का तो मलक के बैठ गई हो। ऐसे ये बेवकूफ बनाती है। और इस प्रकार से इन्होंने विक्रमजीत सिंह का भी सब कुछ अपने कब्जे में रख रखा है, क्योंकि जब दर्शन सिंह भोगल जी का हो गया तो विक्रम सिंह भोगल का भी बेचारे के पास कुछ नहीं रहा। 1994 में महाराज जी इन्होंने कह दिया था कि विक्रमजीत सिंह भोगल के लिए जो है वो आपका जो डेरा व्यास वाला मकान है वह विक्रमजीत सिंह भोगल का मकान है। तो महाराज जी इस प्रकार से इन्होंने जो है सब कुछ जो है सबका कब्जे में कर रखा है। और फिर कंटिन्यूअसली
26 साल हो गए मेरी शादी को झेलते झेलते, और 1997 में हमारा बेटा होने के बाद से तो इन दोनों महिलाओं ने इतने जुल्म डाले हैं कि हॉस्पिटल में भी प्रेम भोगल ने मुझे मारने की कोशिश करी। एक टोटका करवा करके कहीं से काले रंग का गुलाब जामुन लाई और वो जबरदस्ती मेरे मुंह में खिलाया। महाराज जी आपको क्या बताना, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप तो वहां हाजिर हो गए थे। ये देखिए, और हाथ कांप रहे हैं, एक हाथ मेरे माथे पे रखा हुआ, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती में गुलाब जामुन खिलाया कि नहीं 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 नहीं, चीजी चीजी खाओ खाओ खाओ। और उसके बाद में रात में एक जो है कैंची इस तरह से चलती हुई आती है और वो मेरे पेट पर कट मारती है, और जब मैं उसको सतनाम वाहिगुरु कहते हुए मैं उस चीज को मारती हूँ, मेरे मुंह से सतनाम वाहिगुरु का सिमरन होता है, तब एक छोटे पिल्ले के जैसे पिटने की आवाज आती है, जैसे पिल्ला प्यों प्यों करके बोलता है, वो इस तरह से बोल के चीख निकल गई। और उस क्लिनिक के ठीक जहां पर मेरा बेड था उसके ठीक सामने आपका फोटो आता है, क्योंकि आपका फोटो घर में, वो फोटो कैसे आया महाराज जी, आप कैसे हाजिर हुए वहां पे? क्योंकि मेरी आप तक अरदास पहले से पहुंची हुई थी। वो अरदास कैसे पहुंची थी? मैं तो गुरु घर की लड़की हूँ, गुरसिख परिवार से हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जिनको महाराज जी कहते हैं, गुरु कहते हैं, उनकी फोटो मारी मारी फिर रही है इधर उधर, और कैसेटें मारी मारी फिर रही है, ना कोई घर में सुनता है ना सत्कार है। तो मैं एक बार रुड़की से सहारनपुर ले आई थी, कुछ कैसेट्स ले आई, ताकि मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो सुने। मेरे हस्बैंड ना मंदिर जाते थे ना गुरुद्वारे जाते थे, और मैं तो रेलवे वालों की बेटी हूँ क्योंकि मेरे पिता रेलवे में थे और रेलवे में वे रेलवे लीडर थे। तो वहां पे तो वह हर जो है तीज त्योहार में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे, तो हम भी करते थे। तो हमारे लिए तो मंदिर गुरुद्वारे जाना आम बात थी। दुर्गा पूजन जब होता है, दुर्गा अष्टमी जब दशहरा होता है, उस समय में दुर्गा पूजन का आयोजन मेरे पापा करवाया करते थे। हर कार्यक्रम में, हर तीज त्योहार में, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, तो वो बढ़ चढ़ के लेते थे। तो मेरे लिए, हम ऐसे माहौल में जो मैं पली बड़ी हुई, तो मेरे लिए सब बराबर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप कम से कम सत्संग तो जाया करो। तो सहारनपुर में सत्संग घर था तो मैंने वहां भेज दिया। तो वहां पर जो डॉक्टर साहब एक मिले, तो आप देखिए कि जब सिजेरियन ऑपरेशन हुआ तो वो सत्संगी डॉक्टर ही थे, जो कि इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर साहब थे, एनेस्थीशियन डॉक्टर साहब वही थे। उन्होंने पहचान लिया मेरे हस्बैंड को। तो दोस्तों देखिए, तो महाराज जी देखिए, तो क्या हुआ कि जब हम सिजेरियन ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो मेरे पास घर में तो कोई, क्योंकि रखने नहीं देते हैं जैसा कि है, तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो जब हम हनीमून में गए थे तो एक छोटा सा वहां पे मंगेश टेम्पल है गोवा में, तो वहां से उन्होंने एक छोटा सा हमको प्लास्टिक का दिया था। तो उसमें मुझे समझ तो नहीं आता था, 3D था, कभी कभी जो है महादेव की फोटो दिखती थी, तो मैंने ला करके रखा हुआ था। तो उसके साथ में ही मैंने वो आपकी फोटो रख दी। तो जब डॉक्टर ने बोला कि सिजेरियन होगा, तो हम थोड़ा घबरा गए पति पत्नी। तो हम घर में जो है वहीं पे हमने अरदास करी और हमने कहा भाई हम राजी वाजी घर वापस आए बच्चे को लेकर के, और हम चली गई ऑपरेशन के। तो इस प्रकार से ऑपरेशन हुआ, तो बेबी हुआ। उसके बाद में ये लोग आते नहीं हैं, जब आते हैं तो वहां पे भी तरह तरह के टोटके शुरू हो जाते हैं। 2 मूली लेकर के आती हैं प्रेम पनेसर, 1 टमाटर लेकर के आती हैं प्रेम पनेसर, मेरी मम्मी को दे देती हैं। 1 टमाटर का बताइए सूप, कहती सूप में डाल देना, मूलियों के पराठे बना के बहू को खिला देना। हॉस्पिटल में मैं हूँ, जब बच्चा जो है मशीन में है, और बताइए कि ऐसे ऐसे टोटके करना शुरू कर दी। अपनी पुरानी साड़ियां ढेर उठा करके ले आती हैं और कहती हैं कि इसके जबले बना देना। बताइए 3 दिन जो है गाय का दूध लेकर के आती हैं। बताइए, हम तो रहे 1 महीना हॉस्पिटल में, 3 दिन में बहुत तगड़ी हो गई। बताइए, वहां भी इन्होंने टोट के चलाना शुरू कर दिए। मेरी मम्मी जी का जो है पेटीकोटी लेके चली जाती हैं, सिर्फ 1 दिन मेरे घर में रहती हैं, 1 दिन महाराज जी, और पूरी रात बैठ करके पूरा घर जो है खकोलती हैं, और मेरे चंडीगढ़ वाले फ्लैट की चाबियां लेकर के चली जाती हैं। तो ये मैं आपको इनके प्रेजेंट कर्म है महाराज जी, आप इनके संचित प्रारब्ध काटे ना काटे आपकी मर्जी, लेकिन कृपया 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 इनके प्रेजेंट कर्मों को अब रोक दें, यहाँ रोक लगाएं। मेरी आपके चरणों में वंदना है। बहुत हो गया, बहुत अति हो गई। और आगे से इस महिला ने जो अपने नाजायज ना जाने कितने कितने लोगों ने तो इतना कह दिया इस पत्री को देख करके कि इसके साथ जो है पराये मर्दों से संबंध रहेंगे। आए दिन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी होती रहती है, NHRC में डाल देती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स में।
इनकी जो है एप्लीकेशन जो है खारिज हो जाती है, फिर जो देवर है उससे डलवा देती हैं। महाराज जी आप ये बताइए, वो काहे का हैंडीकैप्ड है? उसने शादी कर ली, अपने आप को 2 बच्चों का पिता कहता है, अपने आप को बिजनेसमैन कहता है, फेसबुक पे वो जो है रात रात भर पोस्टें डालता है, शादी ब्याह एंजॉय करता है, पहाड़ों पे जाता है, सब कुछ करता है। महाराज जी कैसा हैंडीकैप्ड है वो? लेकिन भाई को सताने के लिए वो चिट्ठियां लिखेगा, जहां मर्जी लिखनी हो लिखेगा। हम जहां नौकरी करते थे वहां चिट्ठी डाल देते हैं कि जो है मेरे भाई भाभी सता रहे हैं, कमलजीत सिंह और रविंद्र कौर जो है सता रहे हैं। बताइए हम कहां से सता रहे हैं महाराज जी? दूर रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन तो भी सताया जा रहा है, तरह तरह से ऐसा ऐसा सताया जा, मकान का मेरे मीटर कटवा दिया, कभी कुछ ना कुछ बना ही रहता है। वो सारा मैं डिस्क्लोज कर चुकी हूँ पहले की वीडियोस में। यहाँ पर मैं वही आपके सम्मुख रख रही हूँ कि ये प्रेम भोगल जो है, इन्होंने पूरे खानदान कुंबे को धोखा दिया है। और अब कंटिन्यूअसली अभी भी एक ही जिद है इस महिला की कि भाई हम इसे कैसे नहीं अपनी पैरों तले ला पाए, बताइए महाराज जी। और तरह तरह की षड्यंत्र अभी भी, पिछले हफ्ते भी एक जगह पे तंत्र इन्होंने करवाया है, वहां पर मेरा नाम लेकर के, वो भी मुझे पता लग गया। इसी वजह से महाराज जी, मैं तो साइंटिस्ट थी, इसी वजह से जो है मुझे एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ा। मैंने अपना जॉब छोड़ करके अब मैं पूर्णता से एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रही हूँ कि ये इनके टोटके थे क्या। मेरे बालों में जबरदस्ती चमेली के फूल लगवाना, जबरदस्ती अपने पुराने कपड़े पहनाना, क्यों? क्योंकि अपने कर्मों को मेरे ऊपर लादना था। मैं तो बहुत संस्कारी, मैं तो किसी के पहनती नहीं कपड़े। अब अंजू है, विक्रमजीत सिंह भोगल की पत्नी है, वो इसके कपड़े पहन लेती है। ये 8-10 बार 20 बार जो स्कूल पहन करके जाएगी और फिर उसको भिजवा देती है, वो उसके सूट पहन लेती थी। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं अपने घर में अकेली बैठी हूँ, मैंने कभी किसी का नहीं पहना, तो मैंने इनके पुराने कपड़े नहीं पहने, मैंने इनकी पुरानी चप्पलें, पुराने अंडरगारमेंट्स नहीं कोई चीज यूज करी। और वो तो महाराज जी आप खुद ही कहते हैं कि दूसरे के कर्म में क्यों हूं। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि अपने बुरे कर्मों को मेरे ऊपर थोपे। जैसे कि ये पत्री देख सकते हैं, इसमें लगन में शनि दिखा रहा है, तो इसका मानना ये है कि ये तो इसके प्रारब्ध कर्म है, तो इसको अधिकार मिल गया है कि ये अपने भाइयों के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ ये क्राइम कर सकती है। ये प्रारब्ध कर्मों को माँ बेटी की इस तरह से इनकी जो है विवेचना है, ये ऐसा जो है कहती हूँ लाल किताब के माध्यम से कि क्या हो गया, ये तो दूसरे के प्रारब्ध कर्म है, दूसरे को तो धोखा हमसे खाना ही खाना है। तो हमने क्या किया? प्रेम पनेसर कहते हैं men are meant to be emotionally blackmailed, इमोशनली फूल्ड, ये उनका कहना है। कहती छल बल से दुनिया चलती है। वो कहती है God helps them who looks after themselves, मतलब ये कि छल बल करिए, दूसरों को धोखा दीजिए, तब जो है भगवान भी आपकी मदद कर देता है। ये उनका मानना है। उनका मानना है छल बल से घर गृहस्थी चलती है, मेरा मानना है संस्कारों से, प्यार से चलती है, बुजुर्गों के सम्मान से चलती है। अब मुझे तो ब्लेसिंग्स है। अब मैंने जब इतनी बुजुर्गों की सेवा करी, मामा मामी जी की, तो हर पल वो यही कहते थे महाराज जी भला करें, महाराज जी भला करें। मैं अपने डैडी जी के सवेरे सवेरे पैर छूती थी, वो कहते थे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो महाराज जी कृपा है ना, फिर साथ साथ चल रही है, रहेगी भी। लेकिन ये तरह तरह के जो है हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, और फिर मुझे कलम चलानी पड़ती है। NHRC से मैंने वो खारिज करवाई, जब मैंने पूछा कि ये क्या रिपोर्ट है, मुझे दीजिए, बताइए, वहां वो खारिज। इस तरह से करते रहते हैं। और पूरा जो है मेरी ज्वेलरी का सामान रुड़की के IIT के बैंक में पड़ा था, वो ये लेकर के चली गई है, क्योंकि माँ से सीखा है कि परिवार खानदान के उस पर रिसोर्सेज पे कब्जा करके रखो, तब जो है रिश्तेदार तुम्हारी जूती के नीचे रहेंगे। और तरह तरह से मुझे और मेरे हस्बैंड को हरेस करता है। इसके डर के मारे मैंने 8 साल तक महाराज जी अपने बेटे को स्कूल नहीं डाला। नो नर्सरी, नो UKG, नो KG, नथिंग, नो फर्स्ट, नो सेकंड, डायरेक्ट थर्ड। क्योंकि किसी ने कहा कि बुआ और दादी से बच्चे को खतरा है 8 साल तक, तो इसलिए मैंने स्कूल ही नहीं डाला, मैंने घर में पढ़ाया। तो आप सोचिए मैंने कितना टॉर्चर सहा है। किस लिए? क्योंकि मैं गुरसिख परिवार की लड़की हूँ। मेरे माता पिता गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। अरे मेरे माता पिता तो सभी धर्मों को मानते थे। मेरे पापा तो रेलवे यूनियन लीडर थे। हमने तो बचपन से ये देखा, उन्होंने तो सबको मदद करी, वो तो हर एक वर्कर के लिए खड़े होते थे।
सबकी मदद करते थे। तो इसलिए मुझे प्रताड़ना दी जाएगी कि मैं राधा स्वामी परिवार की नहीं थी। और ऐसा महाराज जी बहुत सारे घरों में है कि राधा स्वामी परिवार जो है दूसरे परिवारों की जो लड़कियां आती हैं उनको सताते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिख करके भेज दूंगी, बाय नेम भेज दूंगी। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे विनम्र विनम्र आपके चरणों में निवेदन है कि आप कृपया करके, और वो जो मकान है वो अभी भी आपके आश्रम में स्थित है जहाँ पर कि विक्रमजीत सिंह भोगल आके रहते हैं, और जो वीडियोस डालते हैं, जो वो फोटोज डालते हैं फेसबुक पे, और वो प्रेम भोगल ही कहती हैं उनको कि डालो फोटोग्राफ, डालो फेसबुक पे, तुम्हें उस मकान पे कब्जा करना है। यही उनको कहती हैं कि नहीं, वो उस पे तुम्हारा हक है, वह मकान तुम्हें मिलने चाहिए। बताइए महाराज जी, फिर क्या होता है कि 2 बेटियों के बाद में जो विक्रमजीत सिंह भोगल की वाइफ है वो उनसे दूर चली जाती है, सेपरेशन हो जाता है, वो दूर चली जाती है, तीसरी बेटी पैदा नहीं होती, तो शायद इसीलिए उनका तलाक होने से भी बच गया। लेकिन इनकी पूरी कोशिश रही इन महिलाओं की कि 3 बेटियां हो जाती तो उसका तलाक हो जाता। तो महाराज जी ये क्या है? महाराज जी कृपया 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 करके, मैंने और बहुत कुछ है, मैं इतना बोलूंगी तो महाराज जी न जाने 50 वीडियो इसी पर बन जाएंगी, मैं कहती रह जाऊंगी। और मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ। और आप ये देख लीजिए कि ये जो है लड़की जो है, ये यहाँ पर देखिए, उसको उन्होंने अपने घर की लड़की नहीं, बहू नहीं माना है, लेकिन उसने जबरदस्ती हरितपाल भोगल जो है, हरितपाल मेहता लिख लिया है। ये देखिए हरितपाल मेहता ये लिखा हुआ है, और वो अपने आप को, उसको उन्होंने जो है सन ऑफ करणजीत मेहता, ये जो वोटर आईडी है 2019 की, और ये ऐसा ही चला आ रहा है। और आगे वो इशरत मेहता की अपने आप को सिंगल मदर बता रही है। तो ये किस हक से वहां रह रही है, किस रिश्ते से रह रही है? वहां वो मकान भी इसने अपने फादर इन लॉ से सिग्नेचर करवा के हथिया लिया। अब उनको उकसाती है अपने ससुराल वालों को कि जो हमारा रुड़की में प्रॉपर्टी है, जो जसवाल सिंह के नाम पे गाजियाबाद में प्रॉपर्टी है, उस संपत्ति पर भी अपना कब्जा डाले हुए हैं। महाराज जी कितनी भूख है इन महिलाओं की, कितनी पावर, कितना कंट्रोल, क्या करना है संपत्ति का। लेकिन नहीं, सताया हुआ है। 17 साल की उम्र में हुई थी इनका जो है 20 अप्रैल 1940 जन्म है प्रेम पनेसर जी का, प्रेम भोगल जी का। तो अगर 17 साल की उम्र में बेटा हो गया था इनके, तो तब से आप समझ लीजिए कि इन्होंने किसी को चैन से रहने ही नहीं दिया। और इवन प्रोफेसर पनेसर से शादी होने के बावजूद भी इन्होंने कभी उन्हें कोई सुख नहीं दिया। खाना अगर है और कभी उन्होंने कह दिया नमक कम है तो ढेर सारी उनमें मिर्चें डालेंगे, फिर वो चिल्लाएंगे हार्ट बर्निंग हो रही है। 11 बजे करीब अगर वो यूनिवर्सिटी से आए, उन्होंने मुझे बोला काको चाय बना दे, तो अगर मैंने चाय बना दी तो मुझे ऐसे घड़ी दिखाएंगी, तुमने चाय क्यों बनाई, दिस इज नॉट द टाइम फॉर टी। अरे भाई मुझे तो फादर इन लॉ ने बोला तो पिता स्वरूप है, मैं कैसे मना कर दूं, मेरे लिए तो दोनों पिता बराबर हैं। और 11 बजे का टाइम ऐसा क्या हो गया, खाना तो 2 बजे होगा ना। अब घर का बुजुर्ग अगर चाय मांगे तो बहू कैसे मना कर दे। तो ये बहुत बार हुआ। तो मैंने बोल दिया अपने पति से, कमलजीत सिंह से, कि भैया आप इनको समझा दो, अगर बोलना है तो वो खुद बोले, मैं नहीं कह सकती, मेरे पिता स्वरूप है डैडी, मैं नहीं मना कर सकती, मेरे पिता ही है वो। जब मेरी आपसे शादी होगी तो मैं कैसे मना कर दूं, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अगर मना करना है तो वो खुद मना करें, मैं नहीं कह सकती। वो तो रात में भी कहेंगे, कभी भी कहेंगे, तो मैं तो वही करना पड़ेगा, बुजुर्ग हैं, मानना पड़ेगा। और मैं तो करती थी रात को 10 बजे तक भी, और कभी कॉफी दे रहे, मामी जी मांग रही, कुछ मांग रहे। फिर इन्होंने एक और चौथा चढ़ दिया कि मामी जी अगर कभी तेरे को कोई बताशा दें, कोई मिठाई दें, तो तू खाइयो मत उनसे लेकर के। आप बताइए महाराज जी, एक तरफ तो उनको घर में रखा हुआ है, वो बुजुर्ग हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी हथियाली है, तो बेचारे मजबूरी में पड़े हुए हैं बहन के घर अपना इलाज कराने के लिए। अब जो है इनसे, माँ बेटी से जो है, मेरे से उनका प्यार नहीं देखा जा रहा। तो कहती हैं कि नहीं नहीं, तू उनके कमरे में ज्यादा मत जाया कर, बात मत करा कर उनसे, तो तुझे कुछ खिला देंगी। बताइए, वो तो बेचारी हल पल नहीं, अभी भी दोनों यही कहते थे महाराज जी भला करेंगे, महाराज जी भला करेंगे। मैंने उनको कहना खाना खिलाना, मक्के की रोटी बनाना, कभी कहते नींबू चाय पिला दे, तो जैसा कहते थे मैं कर देती थी। हमारे घर में तो ऐसा संस्कार ही नहीं है कि बड़ा कुछ बोले और जो आगे बच्चे ना करें, बहुएं ना करें, बेटियां ना करें, ऐसा होता ही नहीं। बड़े बुजुर्गों का तो सम्मान करना ही होता है, यही संस्कार है हमारे देश के। तो
ये कंटिन्यूअसली अभी भी बनाए हुए हैं और अभी पिछले हफ्ते भी इन्होंने कहीं पे मेरा नाम लेकर के और हुआ है, और मैं आपको 10-15 दिन में फिर बता दूंगी कि क्या हुआ। यह मैंने आपको बता दिया कि ये फिर से वहां पे अब कोई और षड्यंत्र जो है चालू हो गया, और ये समय समय पे होता रहता है। और मैंने पहले भी वीडियो में एक्सपोज किया है कि कहाँ कहाँ पे करवाया भी इन्होंने, कब हरिद्वार में करवाया, कब नोएडा में हुआ, कब कहाँ पे हुआ, वो भी मैंने बताया हुआ। और अब ये आगे 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 जो है राधा स्वामी परिवारों को जो है इन्वॉल्व कर करके तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। और दूसरे राधा स्वामी लोग आके मुझे बोलते हैं कि ये आपके प्रारब्ध कर्म है। ये तो महाराज जी माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे प्रारब्ध कर्म नहीं है, ये इनके प्रेजेंट कर्म है, मुझे सता रहे हैं। ये आज के इनके कर्म है जो मुझे सता रहे हैं। अंजू को सताया, उसको तरह तरह का क्या करे, उनकी जिंदगी नरक बनाई विक्रमजीत सिंह ने। अब देखिए 2006 में 10 जनवरी 2006 को प्रोफेसर पनेसर मेरे ससुर जी की डेथ होती है, डैडी जी की, और ये महिला दोनों मिलकर के हमें नहीं इन्फॉर्म करती। हाँ, विक्रमजीत सिंह भोगल को इन्फॉर्म किया जाता है, वो आते हैं, वो पहुंचते हैं। और हमें ऐसा सुनने को मिला कि उन्होंने पूछा भी कि किट्टू का फोन नंबर मुझे दे दो तो मैं उसे फोन करता हूँ। इन्होंने फोन नंबर नहीं दिया, हम तक मैसेज नहीं पहुंचा। 4 दिन के बाद मैसेज पहुंचता है, पता लगता है किसी माध्यम से, थर्ड पर्सन से, कि डैडी गुजर चुके हैं। और उसके बाद जब हम घर जाते हैं तो ये महिला आस पड़ोस के लोगों को बुला लेती हैं और लोग हमें मारने चले आते हैं। ये देखिए कितना क्राइम। तो महाराज जी कब तक चलेगा? क्या अब मैं इनकी जैसी बन जाऊं? ये मुझे उकसाया जा रहा है। फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, फोन पे, एसएमएस पे मुझे भेजे जाते हैं, यू हैव बीन डिसीटेड। ये क्या महाराज जी? जब इसके ससुराल हम जाते हैं तो ये कहती है तेरा रुड़की में कुछ नहीं है। बताइए ये मुझे कौन होती है? पनेसर परिवार की बहू से मेरा नाम हटाने के लिए वाली ये कौन होती है? दोनों जनी प्रोफेसर पनेसर के बेटे की पत्नी हूं मैं। खुद तुम मेहता लिख करके बैठ गई, मिसेस भारतपाल मेहता बन के बैठ गई। क्या है ये? आपके सामने ही ये डॉक्यूमेंट्स आचार्य जी, और उनको ये है प्रोवोक कर रही है इन लॉज को। और वो ऐसे है भी जो बेवकूफ बनते हैं। उनकी जो मधु मेहता है, सो कॉल्ड जो बड़े घर की बहू है, वो ही अपना कुछ कुछ कॉन्टेक्ट यूज करती रहती है, इसको बचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करती है बार बार, और वो इसको बचाते हैं। तो सोचिए कितना दबंगाई है, कितना वशीकरण। तो महाराज जी यही वंदना आपके चरणों में करती हुई कि आप इनका संज्ञान लेंगे और इनको आगे से अब षड्यंत्र करने से इनके प्रेजेंट कर्मों पे आप फुल स्टॉप, विराम कृपया 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 करके लगाएं। राधा स्वामी जी आपके चरणों में वंदना निवेदन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।